हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग तुगलक वंश प्रारंभ कर चुके थे और उसमें जो उसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे उनके जो पुत्र होंगे। उनके पुत्र जो होंगे जूना खां या इनको जौना खां दोनों नाम से हम लोग जानते हैं, और उनका नाम असली होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका शासनकाल देख लेते हैं। 1325 से 1351 ईस्वी तक लगभग 26 सालों तक राज किया है। ओके, देखिए सबसे ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन तुगलक वंश के लोग ही करते हैं, लगभग 94 साल। और 94 साल में से मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल। अच्छा, इसके बारे में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए इनका वास्तविक नाम, इनका जो ओरिजिनल नेम है, उनका नाम क्या है? जूना खान बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग जौना खान भी लिखा हो तो भी हम लोग वही समझेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट इनके बारे में बहुत फेमस है। इस सुल्तान को, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख या पागल सुल्तान के रूप में प्रसिद्ध था। मतलब देखिए विरोधाभास अभी देखिएगा आप, मूर्ख या पागल सुल्तान के रूप में भी कहा जाता है। लेकिन जब अगली जो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा है कि मध्यकालीन इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि अरे ये तो पागल भी है और पढ़ा लिखा भी है। हाँ, तो इसकी यही क्वालिटी थी, आपको यही समझना पड़ेगा कि इसकी यही क्वालिटी था। ये बुद्धिमान मूर्ख था, ये मूर्ख बुद्धिमान था। ये सुल्तान पागल भी था और सबसे पढ़ा लिखा भी था। आपको ये बात ध्यान देनी है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, या वो सुल्तान जिसे हम लोग मूर्ख सुल्तान के नाम से जानते हैं। तब भी आपका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। चलिए अच्छा, आते हैं अब बात ये करते हैं कि इसको क्यों ऐसा ये उपाधि दी गई। ये पागल बोला गया, सुल्तान बोला गया ना, तो कुछ चीज़ें इसकी जो होती हैं, कुछ भाई पढ़ा लिखा है तो काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिसीज, काफ़ी जो इमेजिनरी होता है, इमेजिन अच्छी चीज़ें करता है। बस जब वो प्रैक्टिस करने की बात आती है तो उसमें उतना वो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है, और उसका जो है उल्टा रिजल्ट इसको मिलता है। काम तो करना चाहता है लेकिन जब काम करता है तो उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा आता है, इसलिए इसको पागल कहा गया है। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम इसने किया था राजधानी का स्थानांतरण। राजधानी का स्थानांतरण का मतलब होता है कि जो है राजधानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली जाना। राजा पहले यहाँ रहता था, अब यहाँ रहेगा। तो अब कारण क्या था राजधानी स्थानांतरण का? क्योंकि राजधानी थी हमारी दिल्ली, और दिल्ली में दरअसल ये कहा जाता है, कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि जो है मंगोल के जो आक्रमण के कारण ये उसने सोचा कि एक सेफ नहीं है दिल्ली, चलिए हम लोग कहीं और चलते हैं, नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो साल 1326 आता है। इस दिन, इस साल में क्या होता है, राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी की ओर ट्रांसफ़र कर देता है। देवगिरी दक्षिण भारत का एक हिस्सा है, साउथ में पड़ता है देवगिरी। अब देवगिरी भी जब पहुंचा, उसको जो है शायद उसको नाम ना अच्छा लगा हो, हाँ, तो उसने नाम बदलकर उस देवगिरी का दौलताबाद कर दिया। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी ट्रांसफ़र की थी या स्थानांतरण की थी, तब भी आप मोहम्मद बिन तुगलक ही बताएंगे। हालांकि ये योजना विफल हो गई। क्यों विफल हो गई, समझाते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई राजधानी परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक राजा और उससे कुछ मंत्री विभाग जो हो ट्रांसफ़र कर जाए, लेकिन नहीं, इसने क्या किया था, पूरे जो जनता थी, प्रजा थी, उसको ट्रांसफ़र किया था कि सब चलेंगे साथ में। अब चूंकि आपको पता है कि दिल्ली से अगर मैं बात करूं, ये दिल्ली है और ये मानते हैं देवगिरी। अब देवगिरी, इसके बीच की दूरी आपको पता है कितनी थी? दूरी थी 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर, जो कि तब के ज़माने में तो बहुत बड़ी बात थी। अब तो कुछ नहीं है, तब तो भाई बैल, टट्टू, गाड़ी, घोड़ा, सब इन्हीं से ही जाते थे सब लोग। तो पूरी जो है इसने क्या किया, सभी दिल्ली से जितनी भी प्रजा थी सबको सुल्तान ने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया देवगिरी। अब चूँकि वो समय था गर्मी का, प्रचंड धूप, रास्ते में भैया बहुत दिक्कत। हालांकि वो इतना पढ़ा लिखा था तो रास्ते में उसने क्या किया था, विश्राम घर, खाना पकाने का घर,
और जो था तुम्हारा डॉक्टर वाला जो मेडिसिन वगैरह उसका हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने परेशानी हुई, कई लोग तो बीमार हो गए। भाई अगर मान लेते हैं एक रथ या घोड़ा गाड़ी है, उसमें एक लोग नहीं सैकड़ों लोग उसमें जो है ठूंस के भर देते थे, तो आधे लोग बेचारे आधे रास्ते में ही मर जाते थे। तो इस टाइप से क्या हुआ, काफ़ी इसको नुकसान हुआ, कई लोग जो हैं रास्ते में ही मर गए, है ना। कईयों को तो वो चारपाई के सहित उठा तक ले गया कि उसको वहाँ पर हम राजधानी में अपने रखेंगे। अच्छा, जब बड़ी मुसीबत से वो पहुँच भी जाते हैं देवगिरी, तो फिर वहाँ पे लगता है कि अरे यहाँ पे तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रही है हमको, यहाँ पर हमें अच्छा ही लग रहा है, यहाँ के संस्कृत, यहाँ कल्चर अलग है। तो उसने कहा फिर दिल्ली हम अपनी राजधानी बनाएंगे, तो दोबारा उसने अगले साल बैक करवा दिया। तो आपको याद रखना होगा 1327 में उसने दोबारा दौलताबाद से दिल्ली, इस बार उल्टा हो गया, पहले दिल्ली दौलताबाद गया था, अब दौलताबाद फिर दिल्ली। तो इसमें लगभग जो है फिर बहुत लोग मारे गए, फिर नुकसान हुआ। तो आप ये समझिए, अगर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1 लाख लोग जो है 1 लाख लोग जो है दिल्ली में थे पहले, ठीक है। अब 1 लाख लोग जो है देवगिरी जाते हैं, कुछ मरते हैं, फिर देवगिरी से फिर वो ले आता है दिल्ली, फिर कुछ मरते हैं, तो आखिरी में बचते कितने हैं, मात्र आपको याद रखना होगा 25,000, 75,000 समझो डेथ हो जाती है, समझो इतने लोग की मतलब जो होता है नुकसान होता है, काफ़ी पैसे का नुकसान होता है, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है ना। तो ये आपको याद रखनी है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष में राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद की थी, तो 1326 में। अब आते हैं 1330 ईस्वी में। 1330 ईस्वी में जो है टोकन करेंसी चालू की थी, एक प्रतीकात्मक मुद्रा चालू की गई थी, ठीक है। तो क्या क्या था इसमें, चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्कों की जगह जो है वो तांबे के सिक्के उसने कहा चलाएंगे, और ये योजना भी असफल हो गई, फिर वही काम इसको करना पड़ा। क्योंकि इतने ही काम में उसको इतनी दिक्कत हुई कि जो है बहुत परेशानी इसको साबित करनी पड़ी, और जो है काफ़ी राजकोष भी खाली हो गया। दरअसल होता क्या है कि ये इनके साम्राज्य में सोने और चांदी की जो होता है वो कमी हो जाती है। अब ये सुनते हैं कि दुनिया का पहला शासक जिसने कागजी मुद्रा प्रारंभ की है, तो वो कुबलाई खान है चीन के। वो जाते हैं और पता करते हैं ऐसे ऐसे होता है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी अपने यहाँ चलाएंगे। तो अपने यहाँ चांदी के सिक्कों की जगह वो तांबे के सिक्के चलाने का दे दिया। घर घर समझो यही हो रहा था, हर लोग से घर में सिक्के बना रहे थे, और उसने ये कह दिया था कि आप तांबे के सिक्के लाइए, हम चांदी के सिक्के आपको देंगे जिनके मूल्य बराबर होंगे। तो सब आते थे, द्वार बाहर जो है ढेर लगा देते थे। तो वो तो चलो बात की बात है, फिलहाल हमें मोटा मोटा पढ़ना है कि प्रतीकात्मक मुद्रा शुरू की कब, 1330 ईस्वी में। क्या क्या था इसमें, चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलाने का आदेश दिया था। और ये आपका एक प्रश्न बनता है कि दुनिया का पहला शासक जिसने कागजी मुद्रा प्रारंभ की, तो आपको याद रखना होगा कुबलाई खान, ये चीन की बात कर रहे हैं। कागजी मुद्रा प्रारंभ कहाँ की, सबसे पहले चीन में हुई है, और किसने की, कुबलाई खान ने की है। ये हो गया। अब आते हैं अगले। अब देखिए अगले में क्या आता है, अगले में साल आता है 1333 ईस्वी। देखिए 1333 ईस्वी में क्या होता है, दोआब में कर वृद्धि कर देते हैं, 50% की कर वृद्धि कर देते हैं। दोआब क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। ये एक नदी है, दो नदियों के, ये एक नदी है, देखिए ध्यान से, ये नदी जा रही है, ओके, और एक नदी ये है। इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा इसे हम लोग दोआब बोलते हैं, आपको ये याद रखना होता है। तो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ होता है, वो हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग उसको दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग कर वृद्धि कर दी थी, क्योंकि उसके पास पैसे की काफ़ी कमी हो गई थी, और ये क्षेत्र उपजाऊ था, तो उसने सोचा कि यहाँ पर कर वृद्धि कर देंगे, लगभग आधा हिस्सा कर में जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन भाई इसका भी उल्टा हो गया, वहाँ पर अकाल पड़ गया और प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो फिर उसको क्या उल्टा कुछ करना पड़ा उनके लिए। तो उसने क्या किया, उसने ये देखिए, ये पहला सुल्तान था जिसने किसानों को ऋण देने वाला, ठीक है, किसानों को एकदम लोन दे रहा है, पहली बार ऐसा हम सुनाई देता है हमको कि जो किसानों के लिए अच्छा काम कर रहा है, लोन दे रहा है। तो वो कौन है,
मोहम्मद बिन तुगलक है। और उस लोन को क्या कहते थे? तकावी या सौंदर कहते थे। उस लोन को तकावी या सौंदर कहते थे। ये सबसे पहले ऋण देने वाला, किसानों को ऋण देने वाला पहला सुल्तान था। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। और क्या क्या काम उसने एक कृषि विभाग भी बनाया, कृषकों के लिए कृषि विभाग भी बनाया। कृषि विभाग बनाया दीवाने कोही के नाम से 1337 ईस्वी में। तो अगर मैं पूछूं कि दीवान ए कोही क्या है, तो आप बताएंगे दीवान ए कोही एक कृषि विभाग है, कृषि के काम काज देखता, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला विभाग। ठीक है, तो ये भी जो है आपका कौन बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। साल था 1337 ईस्वी में। अब बात करेंगे उसके बाद 1328 ईस्वी में। 1328 ईस्वी में बात करते हैं तो एक जैन दरबारी आते हैं इनके में। जैन आए थे, जिन प्रभ सूरी नाम का एक आदमी आया था जो कि जैन था, वो इनके दरबार में आए थे। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके देखिए, साल था 1333 और उसमें एक आदमी आता है इब्न बतूता। आपने गाना सुना होगा ना, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर्रो। तो ये वही वाला जो है, उसको जो है तोड़ मरोड़ के गाना बनाया गया है, लेकिन लिखा उनकी किताब में, रेहला किताब थी, उसमें ऐसा ही कुछ गाना जो है तो उसको जो है फिल्म में जो है इस टाइप से थोड़ा सा घुमा के बनाया गया है। तो अब ये बात आती है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। कब आया था? 1333 में आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसकी किताब का नाम बताइए। रेहला उसकी किताब का नाम है, ये हमने देखा। अच्छा, विद्रोह देखिए इसके जब ये शासन करता था मोहम्मद बिन तुगलक तो कई रिवोल्ट हो गए, विद्रोह हो गए। देखिए पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ? विजयनगर साम्राज्य के लिए हुआ। और इसमें हरिहर बुक्का ने एक नया साम्राज्य बना लिया। मतलब पहले ये इन्हीं के साम्राज्य में आता था, वहाँ पर विद्रोह हो गया। उन्होंने कहा हम मोहम्मद बिन तुगलक के साथ नहीं रहेंगे, अलग स्टेट बना दिया। एक घाटा। दूसरा घाटा, बहमनी साम्राज्य का भी रिवोल्ट हो गया। हसन गंगो ने बहमनी साम्राज्य बना दिया, अब फिर इनका एक हिस्सा चला गया। तीसरा, जब सिंध में जब विद्रोह हुआ था तो ये दबाने के पश्चात, मतलब कि वहाँ गया उसने दबा दिया, लेकिन लौटते समय लू लग गई इसको। लू लगने के कारण जो है, इसे थट्टा एक जगह होती है, थट्टा एक जगह है पंजाब साइड में, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। मृत्यु कब होती है? 1351 में मृत्यु होती है। आपको ये बात 1351 में जो है मृत्यु होती है। और उसके बाद कौन बनता है? उसके बाद देखिए, इसका कोई पुत्र तो होता नहीं है, तो जब कोई इसका पुत्र नहीं तो इसके चाचा का जो है एक लड़का होगा, उसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। अब ये जो है सुल्तान बनेगा। तो हम लोग सिर्फ इसी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक के आगे जो हैं वो हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि भाई ये जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, उसके बाद ज़्यादा कुछ इतने पावरफुल या तक कोई बड़ा साम्राज्य उनका था नहीं। और उसके बाद आएगा सैयद वंश। तो ये हमने आज जो है किसके बारे में पढ़ लिया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार ना है उतनी बार देखिए। ये खुद ब खुद अपने दिमाग में एक कहानी की तरह बैठ जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।